नमस्ते विद्यार्थियों। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंकिंग के कार्य, साख नियंत्रण के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक तरीके, बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील कोषानुपात एवं चयनात्मक तरीके। चूँकि हमारा टॉपिक है ये केंद्रीय बैंक, तो मेनली हम देख लेते हैं कि केंद्रीय बैंक करता क्या है। इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इससे सभी बैंकों का सरताज। इन्होंने कहा है कि मानवता के इतिहास में 3 महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं। पहला है अग्नि, दूसरा है बैंक और तीसरा है केंद्रीय बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक की अगर शुरुआत की बात करी जाए तो इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई है और 1656 में स्वीडन के रिस्क बैंक की स्थापना से इसकी स्थापना मानी जाती है। आप अन्य देशों में भी केंद्रीय बैंकों की स्थापना के वर्ष को देख सकते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा पे जाते हैं, अच्छा, सबसे मुख्य बात आप ये ध्यान रखिए कि भारत में जो केंद्रीय बैंक बना यानी कि आरबीआई 1935 में हुई है। केंद्रीय बैंक की परिभाषा अगर हम देखें अलग अलग विद्वानों के द्वारा, तो जैसा कि डी कॉक ने कहा है, केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो मौद्रिक एवं बैंकिंग रचना के शीर्ष पर बनाया जाता है। प्रोफेसर रायमंड के शब्दों में केंद्रीय बैंक एक संस्था है जिसे सामान्य जनता के कल्याण के हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार तथा संकुचन की व्यवस्था का दायित्व सौंपा जाता है। इसी तरीके से जॉन से ने समाशोधन कार्य को केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य माना है। प्रोफेसर शाह के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो साख को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक के अगर हम उद्देश्य की बात की जाए या ये जानने का प्रयत्न करें कि केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम इसमें देखते हैं केंद्रीय बैंक किसी कार्य विशेष को ही परिभाषा, अगर हम इसके आवश्यकताओं की या इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य निम्न हैं। नोट निर्गमन का कार्य सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। सेकंड है साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना आवश्यक हो गई। नेक्स्ट है सरकार की मौद्रिक नीति की सफलता के लिए भी केंद्रीय बैंक आवश्यक माना गया। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समस्याओं का समाधान, चूंकि विदेशी व्यापार की मात्रा बढ़ती जा रही है और ऐसी परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक की स्थापना अपने आप में एक आवश्यक या अनिवार्य अनिवार्यता सी बन गई है। केंद्रीय बैंक के सिद्धांतों की अगर हम बात करें, इसके निम्न सिद्धांत हैं। राष्ट्रीय हित की भावना। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य चूंकि लाभ अधिकतम करना ना होकर लोकहित या समुचित समाज का आर्थिक कल्याण करना होता है, इसलिए वह अपनी सभी क्रियाओं को जन कल्याण से प्रेरित होकर करता है। नेक्स्ट हम देखें केंद्रीय बैंक के अगर हम सिद्धांत, मौद्रिक एवं वित्तीय स्थायित्व। चूंकि बैंक का दूसरा सिद्धांत चलन मुद्रा और साख मुद्रा का इस प्रकार नियंत्रण एवं नियमन करना है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक व वित्तीय स्थिति में स्थिरता बनी रहे और अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त होने से बचाया जा सके। तीसरा है राजनीतिक प्रभावों से मुक्त। चूंकि केंद्रीय बैंक विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों पर अपना कार्य करता है, राजनीतिक प्रभाव केंद्रीय बैंक के कार्यों पर अधिक प्रभाव नहीं डालते हैं। नेक्स्ट है साख निर्माण का आधार। केंद्रीय बैंक देश में आवश्यकता अनुसार साख का निर्माण करने के लिए जरूरी है और साख नियंत्रण की नीति में लोचता लागत से साख निर्माण में यह योगदान देता है।
नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक को विशेषाधिकार दिए गए हैं ताकि वह अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा सके। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में अगर हम तुलना करें और या इसके भेद की बात करें तो देखिए, चूँकि केंद्रीय बैंक किसी देश में एक ही होता है, जबकि व्यापारिक बैंक संख्या में अधिक होते हैं। उद्देश्य के अनुसार देखें तो लोक हित में मौद्रिक व बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जबकि व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना व्यापारिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है जो जनता से इसका प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं होता है, जबकि व्यापारिक बैंक जनता के बैंक होते हैं, जनता से उनका प्रत्यक्ष व्यवहार होता है। नोट निर्गमन की बात करें तो केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का पूर्ण या आंशिक अधिकार मिलता है, जबकि व्यापारिक बैंकों को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं साख पे नियंत्रण। केंद्रीय बैंक होता है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति। केंद्रीय बैंक अगर हम मौद्रिक नीति की बात करें तो केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन एवं नियंत्रण करता है, जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में योगदान देता है। विशेष अधिकार की बात करें, केंद्रीय बैंक को अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि व्यापारिक बैंकों को ऐसा कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। ऋणदाता। केंद्रीय बैंक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का काम करता है, जबकि व्यापारिक बैंक उद्योगपति व व्यापारियों के लिए ऋणदाता का काम करता है। शीर्ष बैंक। केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष बैंक होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों का निर्माण बैंकिंग व्यवस्था के अंग मात्र है। नेक्स्ट है निर्माण। केंद्रीय बैंक की स्थापना एक विशेष अधिनियम के द्वारा हुई है, जबकि बैंकों का या व्यापारिक बैंकों का निर्माण बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है सरकार का बैंकर। यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, जबकि यह व्यापारिक बैंकों की बात करें तो सरकार हम गणना करें तो चूंकि ये देश की मौद्रिक वैसाख नियंत्रण व्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये बैंकिंग व्यवस्था में शीर्षतम बैंक होता है, तो इसको अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करना पड़ता है। प्रोफेसर हार्ट्री के अनुसार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता का काम करता है। प्रोफेसर वेरा स्मिथ के अनुसार यह नोट निर्गमन का एकाधिकारी होता है। प्रोफेसर शाह के अनुसार केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख पे नियंत्रण करना होता है। केंद्रीय बैंक के कार्यों को अगर हम देखते हैं तो इसको 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? नोट निर्गमन का अधिकार, सरकार का बैंकर, एजेंट एवं परामर्शदाता, बैंकों के बैंक का कार्य, अंतिम ऋणदाता का कार्य, राष्ट्र के स्वर्ण एवं विनिमय कोषों का संरक्षक, निकासी गृह का कार्य, आंकड़ों व सूचनाओं का प्रकाशन और लास्ट साख नियंत्रण। सबसे पहले हम देखते हैं नोट निर्गमन का एकाधिकारी। मोनोपोली के बारे में आपने पढ़ा ही है, यानी सिर्फ एक का ही मोनोपोली, यानी सिर्फ सिंगल व्यक्ति का या सिंगल कंपनी या जो भी कुछ है अपने क्षेत्र में वह सिंगल होती है। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक क्या है? नोट इश्यू के मामले में सिंगल है, यानी इसके अलावा कोई और दूसरा बैंक नोटों को जारी नहीं करता है। अगर देखा जाए तो विश्व के ज़्यादातर राष्ट्रों में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का प्रचलन है और सभी देशों में, अमूमन सभी देशों में रिजर्व बैंक या आप कह सकते हैं केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन का एकाधिकारी बैंक होता है। भारत में भी रिजर्व बैंक नोट निर्गमन का एकाधिकारी बैंक है। रिजर्व बैंक में एक विशेष निर्गमन विभाग। अब न्यूनतम कोष प्रणाली के अनुसार 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण सिक्के तथा 85 करोड़ रुपए के मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां रखकर 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 के नोटों का निर्गमन करता है। केंद्रीय बैंक ही नोट निर्गमन का कार्य
कार्यकर्ता नैतिक सिद्धांतों पर करते हैं, यानी वे राजनीतिक प्रभाव से यथासंभव मुक्त होते हैं। इस प्रकार जनता का उनमें विश्वास बना रहता है। मुद्रा प्रणाली में लोच रहती है। साख पर नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है क्योंकि बैंक ही मुद्रा छापने का कार्य करता है। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा के आंतरिक एवं बाहरी मूल्य में स्थायित्व रखता है। नेक्स्ट, नोट निर्गमन से प्राप्त लाभ सार्वजनिक लाभ होता है। नेक्स्ट, विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक नियोजन से सरकार की हीनार्थ प्रबंधन नीति का कुशलता से संपादन केंद्रीय बैंक ही कर सकता है क्योंकि सरकार और केंद्रीय बैंक में निकट संपर्क रहता है और साख नियंत्रण भी सरल रहता है। नेक्स्ट है सरकारी बैंक एजेंट एवं सलाहकार का कार्य। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है। तो सरकारी बैंकर के रूप में ये क्या करता है? सरकार के विभिन्न विभागों व संस्थाओं की आय जमा करता है तथा उनमें से सरकारी खर्चों को चुकाया जाता है। सरकार को संकट के धन को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक विभाग से दूसरे विभाग को स्थानांतरित करता है। इस प्रकार यह क्या है? केंद्रीय बैंक सरकार और केंद्रीय बैंक में ग्राहक और बैंकर का संबंध होता है। दूसरा है सरकारी एजेंट। केंद्रीय बैंक सरकार के एजेंट के रूप में सार्वजनिक ऋणों का भुगतान प्राप्त करता है, ब्याज व मूलधन का भुगतान करता है, सरकार की प्रतिभूतियां बेचता है और खरीदने में सहायता करता है, सरकार की ओर से करों का धन जमा करता है, सरकार की ओर से देशी विदेशी मुद्राओं के सौदे करता है। केंद्रीय बैंक सरकार को उसके जमा धन पर कोई ब्याज नहीं देता, न अपने द्वारा अर्पित सेवाओं के लिए कोई धन लेता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिए। सरकार को उसकी जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलता है अगर वह आरबीआई में अपना पैसा जमा करते हैं, और आरबीआई अपनी सेवाओं के लिए सरकार से कोई धन भी नहीं लेता है। नेक्स्ट, आर्थिक सलाहकार के रूप में सरकार विदेशी विनिमय दर, सार्वजनिक ऋणों, मुद्रा, साख एवं राजस्व संबंधी नीति निर्णयों में केंद्रीय बैंक से सलाह लेती हैं। भारत में रिजर्व बैंक इन तीनों कार्यों का संपादन करता है। ये सरकार का बैंकर है और एजेंट के रूप में उत्तरदायित्व निभाता है। रिजर्व बैंक की सलाह पर ही बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 बनाया गया था। इसी प्रकार आर्थिक नीतियों में रिजर्व बैंक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तीसरा है बैंकों का बैंक एवं बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक। केंद्रीय बैंक चूंकि देश में बैंकों का शीर्ष बैंक है, देश के दूसरे सब बैंक इसके अंतर्गत कार्य करते हैं और इससे संबद्ध रहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार बैंक अपने ग्राहकों की जमा के संरक्षक होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक बैंक अपनी जमाओं का कुछ निश्चित प्रतिशत भाग तो अपने पास नकद व तरल रूप में रखते हैं, जबकि कुछ भाग कानूनन उन्हें केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है। इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि केंद्रीय बैंक इन कोषों में परिवर्तन से साख नियंत्रण करने में समर्थ होता है तथा मुद्रा एवं साख प्रणाली में लोच उत्पन्न कर सकता है। सभी सदस्य बैंकों के कुछ नकद कोष केंद्रीय बैंक के पास जमा होने से जनता में विश्वास भी बना रहता है। केंद्रीय बैंक जनता की जमाओं का कुछ प्रतिशत अपने पास जमा करवाकर एक बड़ा कोष बना लेता है, जिससे संकट काल या आवश्यकता के समय दूसरे बैंकों को उधार दिया जा सकता है। बैंक आधार पे ही अपना व्यवसाय चला सकते हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें केंद्रीय बैंक से उधार मिल जाता है। दूसरा, संकट काल में बैंकों को केंद्रीय बैंक से आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिससे जनता के विश्वास को आघात पहुंचाए बिना बैंकों को संकट से बचाना संभव होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक को देश की बैंकिंग व्यवस्था के विकास विस्तार के साथ साथ नियंत्रण का अच्छा अवसर भी प्राप्त होता है। संक्षेप में ये कहना न्याय संगत होगा कि भारत का रिजर्व बैंक सभी व्यापारिक या अन्य बैंकों का सरताज बैंक है। वह अब उनकी जमाओं का 5% नकद कोष अपने पास रखता है। उसे बैंकों की समयावधि जमाओं तथा मांग जमाओं से अधिक नकद कोष वृद्धि का अधिकार है। भारत का रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय बैंकों का मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक है और देश की केंद्रीय व्यवस्था का
सुदृढ़ आधार तैयार करता है। अंतिम ऋणदाता केंद्रीय बैंक देश के बैंकों को सामान्य बैंक जमाकर्ताओं में बैंक के प्रति विश्वास उठ जाता है। भारी मात्रा में भुगतान करने की समस्या आती है तो केंद्रीय बैंक ऐसे संकटग्रस्त बैंकों को उपयुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों, बिलों एवं हुंडियों की पुनर्कटौती पर पर्याप्त ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार यह एक अंतिम ऋणदाता का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है राष्ट्र की बहुमूल्य धातु एवं विनिमय कोषों का संरक्षक। देश की बहुमूल्य धातु एवं विनिमय कोषों का ये संरक्षक होता है। केंद्रीय बैंक इन कोषों को अपने पास इसलिए सुरक्षित रखता है ताकि भुगतान असंतुलन की स्थिति में इन कोषों के उपयोग से विनिमय दरों में भारी उच्चावचनों को रोका जा सके और विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थिरता बनाई रखी जा सके। नेक्स्ट, निकासी गृह समाशोधन गृह का कार्य। चूंकि विभिन्न बैंकों के की जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास में रखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है तो उन आदान प्रदानों के ऊपर नियंत्रण भी कर सकता है। साथ में यह है किसी बैंक के अतिरिक्त जमा जो उसे किसी और दूसरे बैंक को भुगतान करना है तो ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल बैंक के द्वारा ये किया जा सकता है क्योंकि उसके पास में सभी बैंकों के खाते अपने रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न बैंकों के पारस्परिक भुगतानों का निपटारा केंद्रीय बैंक जितनी सुगमता से कर पाता है कोई और दूसरी संस्था ऐसा नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, सूचना एवं आंकड़ों के संकलन का कार्य। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है इस प्रकार और सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करने और देश की समूची अर्थव्यवस्था की विभिन्न व्यापारिक औद्योगिक गतिविधियों से पूर्ण परिचित होने के नाते केंद्रीय बैंक मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनिमय आदि आंकड़ों व सूचनाओं का प्रकाशन करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इसके लिए एक अलग आर्थिक एवं सांख्यिकी प्रकार के आदेशों पर भी रिजर्व बैंक विभागीय जांच समितियों की स्थापना पर सर्वेक्षण कार्य करता है। नेक्स्ट है साख नियंत्रण। केंद्रीय बैंक का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। देश की मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन के लिए वह उत्तरदायी होता है। साख नियंत्रण का उद्देश्य देश में विनिमय दर में स्थिरता, मूल्य स्तर में सापेक्षिक स्थायित्व तथा पूर्ण रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना होता है। ये चारों उद्देश्य एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध है कि उनमें कभी कभी एक उद्देश्य की पूर्ति में अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति से संकट उत्पन्न हो जाता है, अतः बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। इसलिए साख नियंत्रण के साथ साथ राजकोषीय नीति का सम्मिश्रण करना पड़ता है। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं जिनका हम आगे आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर डी कॉक के अनुसार साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक का एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से प्राय सभी कार्यों को एकीकृत किया जाता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि बैंक का ये प्रमुख कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए देश की चलन एवं साख का नियंत्रण करता रहेगा। केंद्रीय बैंक के रूप में वह अपने इस कार्य को बड़ी दक्षता से करता है। नेक्स्ट, अन्य कार्य। यदि ये सबसे मौद्रिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था का विकास होता जा रहा है, नए नए कार्यों की रेंज बढ़ती जा रही है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक के कार्यों का भी विस्तार होता जा रहा है। अर्थशास्त्री इस बात से सहमत नहीं है कि केंद्रीय बैंक के कार्यों की सीमा क्या रहे। भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है तो भारत में जो रिजर्व बैंक है वह रिजर्व बैंक का कृषि शाख विभाग नाबार्ड की स्थापना के पूर्व कृषि ऋणों की उचित व्यवस्था करता था, जबकि अन्य देशों में केंद्रीय बैंक कृषि शाख की व्यवस्था स्वयं नहीं करते थे। भारत का रिजर्व बैंक औद्योगिक वित्त की भी व्यवस्था करता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक के कार्यों का संक्षिप्त रूप से विवरण हमें स्प्रेंग के इस मत को दोहराने के लिए बाध्य करता है कि केंद्रीय बैंक के कार्यों का उल्लेख मुख्यतः 3 भागों में किया जा सकता है। वे सरकार के आर्थिक अभिकर्ता का कार्य करते हैं यानी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, नोट निर्गमन के एकाधिकार के कारण उनका चलन पर विस्तृत नियंत्रण रहता है। और अंत में क्योंकि उनके पास अन्य बैंकों की निधि का पर्याप्त भाग रहता है वह समस्त साख कलेवर के आधार के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं।
अंतिम कार्य केंद्रीय बैंक का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।